हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा है ठीक होंगे सभी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सभी लगातार मेहनत करते रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो बोर्ड परीक्षा है उससे संबंधित हिंदी अनिवार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपने चैनल शिवांश एजुकेशन ग्रुप पर अपलोड कर दिया है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। अब मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो मैराथन क्लास है उसका सेकंड वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। बच्चों, सभी लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि किस्मत के सहारे ही जो लक्ष्य हैं, मंजिल है, वो आपको हासिल नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप सभी से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि थाम लिया है रास्तों ने तो मंजिल कब तक भागेगी। थाम लिया है रास्तों ने तो मंजिल कब तक भागेगी। मेहनत के छींटे मारे हैं, मेहनत के छींटे मारे हैं, किस्मत अपनी भी जागेगी। तो बच्चों, आप लगातार अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए मेहनत करते रहे, क्योंकि सिर्फ किस्मत के सहारे ही हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आशा करता हूँ कि आप सभी लगातार मेहनत करेंगे और आपके गुरुजनों ने आपको लेकर जिस परिणाम की आशा की है वो परिणाम आप उन्हें देंगे, क्योंकि वही परिणाम उनके चेहरों पर खुशी ला सकता है। हम सब ने साल भर साथ रहकर लगातार आप सब के लिए जो मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम आप हमें दिखाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं, हमें वहाँ मेहनत की अति आवश्यकता है। आपसे इतना ही कहूँगा कि जितनी भी नकारात्मक सोच है उससे दूर रहे, आलस्य का त्याग करें, क्योंकि विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। तो आलस्य का त्याग करके कुछ समय तक लगातार मेहनत करें, क्योंकि यही में अंतिम समय की मेहनत आपको अच्छे परिणाम दिखाती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब देर ना करते हुए आप सभी के लिए पार्ट 2 का ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। हमने पिछले पार्ट में जो भक्तिन पाठ है और पद्य भाग की जो श्रृंखला थी उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर विचार किया था। मैंने कुछ प्रश्नों की व्याख्या भी आपको समझाई। विद्यार्थियों, सभी प्रश्नों की व्याख्या मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है और अभी वक्त की कमी है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी भी आप सभी को करनी है। इसलिए मैं आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करना चाहता। इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी व्याख्या मैं कुछ प्रश्नों की करता चलूँगा। आप सभी इन प्रश्नों का अध्ययन करें अच्छे से, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बच्चों, पाठ का नाम है बाजार दर्शन और लेखक है जैनेन्द्र कुमार। पहला प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? बाजार की सार्थकता किस में है? तो बच्चों, बाजारूपन से यह तात्पर्य है कि जो बाजार है वो आवश्यकता के समय काम आने के लिए बनाए गए थे, इनका निर्माण किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में जो दुकानदार और जो ग्राहक है उनका संबंध विकृत हो गया है। आज दुकानदार के और ग्राहक के भीतर लोभ, लालच, स्वार्थ की प्रवृत्तियों का जन्म हो चुका है और इसी कारण दोनों ही एक दूसरे में अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं और एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही बाजारूपन है और इस प्रकार के जो बाजार हैं वो हानिकारक हैं। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो बच्चों, हमें कभी भी खाली मन लेकर बाजार नहीं जाना चाहिए। जब हमें निश्चित पता हो कि हमें क्या खरीदना है तभी हमें बाजार जाना चाहिए। और जो भरे मन के साथ बाजार जाता है,
ऐसे व्यक्ति ही बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाज़ार की सार्थकता, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बाज़ारों का निर्माण ही आवश्यकता के समय काम आने के लिए हुआ है, तो जो बाज़ार आवश्यकता के समय बिना हानि पहुंचाए ग्राहकों के काम आता है, वही बाज़ार सार्थक होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना देते हैं? ईर्ष्या, द्वेष की जो भावनाएं हैं, ये ऐसे दुर्गुण हैं जो मनुष्य को घायल कर बेकार बना देते हैं। जैनेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है? पाठ के आधार पर बताइए। जैनेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर से आशय ये हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन खरीदने की उसकी जो सामर्थ्य हैं, वही परचेजिंग पावर है। और परचेजिंग पावर में कभी भी आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा जाता। अगला प्रश्न है, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर ऐसे स्वार्थ, ईर्ष्या से परिपूर्ण लोग, दुकानदार और ग्राहक होंगे तो वहाँ पर मानवता का अस्तित्व नहीं होगा, और ऐसे बाजार मानवता को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता? तो बच्चों, आप सभी को जानते हैं कि चूरन वाले जो भगत जी है वो संयमी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और जिन व्यक्तियों के अंदर संतोष की भावना होती है, ऐसे व्यक्तियों पर बाजार का जादू नहीं चलता। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस अर्थशास्त्र को मायावी व अनिति शास्त्र का? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पढ़ के जाए। सातवां है, शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का ही है, लेखक ने ऐसा किस उद्देश्य से कहा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पैसे की व्यंग शक्ति को लेखक ने क्या कहा? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय पैसे का युग है, और इस युग में जो व्यक्ति धनवान है उसी व्यक्ति के साथ सभी लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है, गरीब है, ऐसे व्यक्तियों की कोई मदद नहीं करता। और जो व्यक्ति गरीब है वो व्यक्ति अपने माता पिता को कोसने लगता है कि ऐसे परिवार में ही मेरा जन्म होना था, अगर मैं अमीर परिवार में जन्म होता मेरा, तो मैं भी सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न होता। तो ये पैसे की व्यंग शक्ति है जो हमें अपनों के प्रति कृतज्ञ कर देती है। हम उनके द्वारा हमारे ऊपर किए गए उन उपकारों को भूल जाते हैं, हम अपने माता पिता के उपकारों को भूल जाते हैं। यही पैसे की व्यंग शक्ति है। अगला प्रश्न है, बाजार में एक जादू है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लेखक के विचार समझाइए। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं बाजार में इतने तड़क भड़क होती है, सभी प्रकार की चीज़ों को बड़ा सजा कर रखा जाता है, दुकानों पर रखी हुई चीज़ें हमें आकर्षित करती है, यही बाजार का जादू है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पैसे की व्यंग शक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है, ये किस प्रकार काम करती है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, सभी पढ़ के जाए। अगला पाठ है, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का। इस पाठ में विज्ञान और जो हमारी मान्यताएं हैं उनके बीच में एक द्वंद्व की स्थिति है। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो बच्चों, जो लड़के पानी की कमी होने पर टोली या समूह बनाकर घर घर जाकर पानी मांगते हैं, ऐसे लड़कों से या इस मान्यता से जो लोग सहमत नहीं हैं, वो लोग इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहकर पुकारते थे। इसके अलावा जो लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि इन लड़कों के निकलने से इंद्र प्रसन्न होता है, बारिश करता है, क्योंकि इंद्र बारिश का स्वामी है, और इनके निकलने से, इनको थोड़ा सा पानी देने से अगर बारिश हो जाती है, तो ऐसे लोग जो आस्थावादी है वो इन्हें इंद्रसेना कहकर बुलाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से विश्व में सर्वोपरि माना जाता है।
कई प्रकार की सभ्यता उनका यहाँ जन्म हुआ, कई प्रकार की संस्कृति यहाँ पर पल्लवित हुई। यहाँ सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और भारत में हर छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है उत्सव की तरह। यहाँ पर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के अंदर ईश्वर की कामना की जाती है। तो जो नदियाँ हैं उन नदियों को भी देवियों के समान माना जाता है और जो गंगा है भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और इसीलिए जो लड़कों की टोली है वो घर से निकलने से पहले जो इंद्रसेना है वो गंगा मैया की जय बोलती है, क्योंकि गंगा जल की देवी है। नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बड़ा महत्व है। बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप पढ़ कर जाए। जीजी के त्याग व दान के विषय में क्या विचार थे? काले मेघ का पानी दे पाठ के आधार पर बताइए। तो बच्चों, जैसा कि लेखक की जो जीजी थी उसके अनुसार ये मानना था कि जो वस्तु हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है उसे देना दान नहीं है। दान तो वो है जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है उस वस्तु को भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को समर्पित कर दे तो वही त्याग है, और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक दान नहीं होता। अगला प्रश्न है, हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, इससे लेखक ने क्या आक्षेप किया है? बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम सब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के अंग है। हम इसकी बातें तो करते हैं लेकिन इसे समाप्त करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। समय और परिस्थिति के अनुसार हम भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ कर जाए। ये सच भी है कि यथा प्रजा तथा राजा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जैसा शासक होगा प्रजा भी वैसी ही होती है, और जैसी प्रजा होती है वैसा ही शासक होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी पढ़ के जाए। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। पंक्ति में क्या व्यंजना की गई? पंक्ति में व्यंजना की गई है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन वर्तमान परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आता है। आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो संघर्षपूर्ण है और वो संघर्षपूर्ण बनी हुई है। कोई भी आम आदमी की जीवन में सुधार करने का प्रयास नहीं करता। सरकारें बदलती है, आती है, जाती है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी वैसे ही संघर्ष और शोषण से परिपूर्ण चलती रहती। सातवां प्रश्न है, जीजी के अनुसार भारत के लोगों का आचरण किस प्रकार का हो गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पढ़ के जाए। आठवां प्रश्न है, विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी पढ़ के जाए। नौवा, काले मेघा पानी दे निबंध के माध्यम से लेखक ने वर्तमान किस समस्या की ओर संकेत किया है? तो वर्तमान समय में जल संकट की जो समस्या है उस जल संकट की समस्या की ओर, और इसके साथ ही जो अंधविश्वास समाज में प्रचलित है उन अंधविश्वासों की ओर भी संकेत किया है। 10वां प्रश्न है, काले मेघ का पानी दे संस्मरण में जीजी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जीजी के जो भी गुण है उनका चित्रण पाठ में किया गया है। तो बच्चों, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक व जीजी के विचारों की भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जैसा कि इस पाठ के का जो भावार्थ है वही इसका उत्तर भी है। इस पाठ में हमारे धर्म, समाज, आस्थाओं और इसके विपरीत विज्ञान का जो तर्क और सिद्धांत है इसका संघर्ष दिखाया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अथवा में भी आ सकता है कि काले मेघ का पानी दे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, ये काले मेघ का पानी दे धर्मवीर भारती का जो पाठ है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब अगला जो पाठ है, पहलवान की ढोलक, लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। पहला प्रश्न है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो एक उत्साह, एक जो निराशा की जो भावना थी उस निराशा की भावना में एक उत्साह का संचार हो जाता था। यही ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर असर होता था। पहलवान की ढोलक कहानी में प्राकृतिक वातावरण चित्रण किस प्रकार किया गया है? तो बच्चों, जैसा कि रात्रि का समय होता है, रात्रि के समय का वर्णन लेखक ने बड़े ही मनोहारी ढंग से किया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के आधार पर गांव में व्याप्त महामारी की भयानक दशा का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। चौथा प्रश्न है, उसने क्षत्रिय का काम किया है, राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए और क्यों कहे। यहाँ क्षत्रिय से क्या तात्पर्य है। उसने क्षत्रिय का काम किया है, राजा साहब ने ये शब्द पहलवान लुट्टन सिंह के लिए प्रयुक्त किए हैं। और यहाँ क्षत्रिय से आशय ये हैं कि जब वो लुट्टन सिंह चांद सिंह पहलवान को परास्त कर देता है तो राजा के द्वारा उसे शाबाशी दी जाती है, पुरस्कार दिया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो क्षत्रिय हैं उसके अंदर वीरता के भाव होते हैं। जब हम अपने सामने किसी प्रतिद्वंदी को देखता है तो वो शांत नहीं रह सकता। क्षत्रिय के लक्षण होने के कारण राजा साहब ने उसे क्षत्रिय कहकर पुकारा। पांचवा प्रश्न है, पहलवान लुट्टन को दरबार का दर्शनीय जीव क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब लुट्टन सिंह को राज की ये पहलवान घोषित कर दिया जाता है तो उसे अपराजित मान लिया जाता है। और जब कभी भी अखाड़े में द्वंद्व मल्ल युद्ध की प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, वहाँ राजा साहब उसे लड़ने की अनुमति नहीं देते। इसलिए वह सिर्फ अब दरबार का दर्शनीय जीव रह गया है। छठा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप सभी से पढ़ के जाए। सातवां प्रश्न है, अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ, इस कथन के आधार पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आठवां प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी में व्यक्त सामाजिक विसंगतियों के बारे में लिखिए। तो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी पढ़ के जाए। फणेश्वर नाथ रेणु के कृतित्व में व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए। अगला पाठ है शिरीष के फूल, जो कि एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका पहला जो प्रश्न है, लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार का वृक्ष हो, जीव हो, प्राणी हो, सब पर इस प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव होता है। लेकिन कुछ जीव, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिन पर इनका अधिक प्रभाव दिखाई नहीं देता, या इस परिवर्तन के साथ इनमें परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही वृक्षों में शिरीष का पेड़ भी है, क्योंकि इस शिरीष के पेड़ के जो फूल है वो लंबे समय तक पेड़ पर टिके रहते हैं, इसलिए उसे कालजयी अवधूत कहा गया है। दूसरी बात, भयंकर गर्मी के समय भी ये जो वृक्ष है ये पृथ्वी में संचित नमी से अपने आप को सिंचित करता है, इसलिए इसे कालजयी अवधूत कहा गया है। क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो उसे पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है उसका अधिक प्रभाव इस पेड़ पर दिखाई नहीं देता। अगला दूसरा जो प्रश्न है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए कभी कभी व्यवहार की कठोरता भी जरूरी है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तीसरा प्रश्न है, कोमल एवं कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी पढ़ के जाए। चौथा प्रश्न है, शिरीष के फूल कबीर और कालिदास में कवि ने क्या समानताएं देखी और क्यों। जो कबीरदास जी थे और जो कालिदास जी थे, आप सभी जानते हैं बच्चों, ये अनासक्त योगी थे। कबीरदास बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। हमने हमारे पाठ में भी अध्ययन किया है कबीरदास के बारे में। पिछली कक्षाओं में भी हमने कबीर के बारे में पढ़ा। निर्गुण संत थे, निर्गुण विचारधारा के संत थे, प्रतिनिधि कवि भी कहलाते हैं। और तर्क और सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने समाज की जो विसंगतियां हैं उन पर कड़ा प्रहार किया। कालिदास भी इसी प्रकार के कवि हैं।
तो इन दोनों में जो थोड़ी समानताएं हैं वो कवि ने इस पाठ के अंदर शीर्ष के फूलों के माध्यम से प्रस्तुत की है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। पांचवा प्रश्न है, शीर्ष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया है? पाठ के आधार पर बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। छठा प्रश्न, शीर्ष के फूल पाठ के आधार पर लेखक ने संघर्षशीलता व जिजीविषा की जो व्यंजना की है उसे स्पष्ट कीजिए। आपके पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी इसे पढ़ के जाए। सातवां प्रश्न है, पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों न समय रहते सावधान हो जाती, इस कथन से क्या भाव व्यक्त किया गया है? इस कथन से ये भाव व्यक्त किया गया है बच्चों कि जिन्हें एक बार अधिकार मिल जाते हैं वो लोग उन अधिकारों का भोग करते हुए अपने जीवन को गुजारते हैं, लेकिन जब उनके अधिकार छीनने का समय आता है तो वो लोग अपने उन अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते। और आप सभी जानते हैं कि जब तक पुराने लोग अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे ये तब तक नए लोगों को वो अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए नए लोग उन अधिकारों को प्राप्त करके उनका भोग कर सके, जैसा कि उन पुराने लोगों ने किया। उन पुराने लोगों को अपने अधिकार त्याग देने चाहिए और नए लोगों का स्वागत करना चाहिए। आठवां प्रश्न है, तुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है, इसे लेखक ने क्या संदेश दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौवां प्रश्न है, सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि इसे अवधूत क्यों माना गया है। ये भी आपके पाठ का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के अति परिचित व अति प्रमाणिक सत्य हैं, स्पष्ट कीजिए। बच्चों आप सभी जानते हैं कि मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। प्रत्येक जीव जो इस संसार में इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ है एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए और मृत्यु जब किसी भी व्यक्ति प्राणी की होती है तो किसी न किसी बहाने से होती है और वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा, कई प्रकार की बीमारियों से उसका शरीर जकड़ जाता है और उस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु और जो बीमारी है वो इस जगत के अति परिचित प्रमाणिक सत्य हैं। 11वां प्रश्न है, लेखक ने कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों आप सभी के लिए। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं और अगले स्लाइड में हम देखते हैं जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पाठ श्रम विभाजन व जाति प्रथा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा का भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का कारण कैसे बनती रही है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जब सर्वप्रथम जातियों का निर्माण हुआ उस समय 4 प्रकार की जातियां बनी थी कर्म के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धीरे धीरे ये जातियां वंशवाद से में परिवर्तित हो गई। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, शूद्र का पुत्र शूद्र, वैश्य का पुत्र वैश्य। तो वंशवाद में परिवर्तित होते ही सामाजिक व्यवस्थाओं में भी बदलाव आया। भारतीय जो समाज है उस भारतीय समाज में जो उच्च वर्ग थे वो साधन संपन्न होते चले गए, सभी प्रकार के संसाधनों पर उनका अधिकार हो गया। और जो निम्न वर्ग था, नीचे का जो वर्ग था वो गरीब होता चला गया। उसकी पारिवारिक स्थितियों में, उसकी सामाजिक स्थितियों में लगातार गिरावट आई और इस गरीबी के कारण बेरोजगारी व भुखमरी जैसी समस्याओं का भारतीय समाज में जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने किन कारणों से जाति प्रथा को अस्वीकार्य माना है? तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा का विरोध किया। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है और किसी भी प्रकार की जाति का निर्माण ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया, इसलिए जाति प्रथा अस्वीकार्य है। दूसरी बात यह है कि जाति प्रथा समाज में भेदभाव को जन्म देती है, इसलिए हमें इन जाति पाति के बंधनों से उठकर मानव जाति का बोध हमें होना चाहिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
5वां प्रश्न है, समता पर विचार व्यक्त करते हुए अम्बेडकर जी ने क्या तर्क दिए हैं, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, समता से आशय यह है कि ए, इस संसार में प्रत्येक जो मनुष्य हैं वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, लेकिन वो सभी मनुष्य जो इस सृष्टि में आए हैं वो ईश्वर की संतान है, सभी मानव है, और सभी मानव होने के कारण सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। यही अंबेडकर के विचार थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए। 6, समाज के आर्थिक विकास में जाति प्रथा हानिकारक है, इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जाति प्रथा भेदभाव को जन्म देती है, और जहाँ भेदभाव होता है वहाँ समाज में मनुष्य का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी को इस भेदभावपूर्ण स्थिति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। 7वां प्रश्न है बच्चों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, पाठ के आधार पर समझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, जाति प्रथा का दोषी सिद्धांत क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर निष्क्रिय बना देती है, स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 10वां, भीमराव अंबेडकर का समता का औचित्य या व्यवहार्य सिद्धांत से क्या आशय है। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हो गई है, 2 की जगह यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला पाठ आपके जो वितान भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला पाठ सिल्वर वेडिंग। आप सभी के सामने जो पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। बच्चों, जैसा कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो संयुक्त परिवार की हमारी भारतीय समाज की जो परंपरा थी वो समाप्त होती जा रही है। परिवार टूटते जा रहे हैं और एकल परिवारों का जन्म हो रहा है। लगातार बढ़ता हुआ शहरीकरण, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, वर्तमान पीढ़ी की सोच लगातार भारतीय सभ्यता के अनुसार जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी उसे नुकसान पहुंचा रही है, और कहीं न कहीं एकल परिवारों का जन्म हो रहा है। नवीन पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के विचारों से सहमत नहीं होती और पुरानी पीढ़ी को हाशिए पर धकेल देती है। अगला प्रश्न है बच्चों, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बैठी हुई थी। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो किशनदा थे वो यशोधर बाबू के आदर्श माने गए हैं पाठ में, और जो यशोधर बाबू है वो किशनदा के द्वारा जिन गुणों को अपनाया गया था जीवन में, उन्हीं को वो अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपनी घरवाली की आधुनिकों सा आचरण करने पर क्या कहकर मजाक उड़ाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 5वां है, यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से क्या चाहते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि एक जो पिता है वो अपने संतान, अपनी पत्नी से सिर्फ इतना ही चाहता है कि वो तरक्की करे। तरक्की करने के साथ साथ अपने घर में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है, उस कार्य में अपने पिता को सम्मिलित करे, उससे सलाह लें। तो बस वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो उससे एक बार सलाह ले किसी भी कार्य को करने के लिए। अगला प्रश्न है, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे लोगों के चोचले हैं, ये शब्द किसने कहे, वह क्यों कहे। ये शब्द यशोधर बाबू ने कहे हैं, और उनके अनुसार ये मानना है कि वर्तमान समय की जो पीढ़ी है वो पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करती है, और
जो अंग्रेज़ों के द्वारा कई प्रकार के प्रथाएं हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में शामिल कर दी गई है, उन प्रथाओं को आज भी अनेक नवीन पीढ़ी के लोग अपना रहे हैं। उनमें से वेडिंग एनिवर्सरी एक प्रथा है। सिल्वर वेडिंग कहानी की किस द्वंद्व पर आधारित है? किस द्वंद्व पर आधारित है? किस किस द्वंद्व पर आधारित है? अगला प्रश्न है 7वां, यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, कारण स्पष्ट कीजिए। घर का जो वातावरण था, उस घर का जो माहौल था, उस माहौल के कारण, क्योंकि लगातार किसी न किसी से यशोधर बाबू की बहस होती रहती थी, इस कारण से वो जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते थे और वर्तमान समय में बदलती हुई परिस्थितियाँ उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। अगला प्रश्न है 9वां 8वां, यशोधर बाबू धार्मिक व कर्मकांडी नहीं थे, फिर भी वह किसकी प्रेरणा से बने? तो आप सभी जानते हैं कि धार्मिक व कर्मकांडी अगर कोई व्यक्ति मन से नहीं है, तो जिसे वो अपना आदर्श मानता है, उस आदर्श व्यक्ति के सभी प्रकार के कार्यों को अपने जीवन में व्यक्ति अपनाना चाहता है। तो यशोधर बाबू किसंदा से प्रेरित थे और इसी कारण से वो धार्मिक व कर्मकांडी नहीं होने के बावजूद भी उनके अनुसार आचरण करते हैं। 9वां प्रश्न है, यशोधर बाबू की जो पत्नी है, बेटी है, समहाउ इम्प्रॉपर कैसे लगते हैं उन्हें? 10वां प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी में मानव की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए। अगला 11वां प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जैसा कि संसार का नियम है, प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और जो इस प्रकृति के परिवर्तनों के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, वही सक्षम व्यक्ति माना जाता है। सभी तो जो उनकी जो पत्नी है, वो बदलते हुए समय के साथ अपने आप को अपने बच्चों के लिए परिवर्तित करती है, लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते। इसलिए पाठ में ये कहा गया है कि यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। 11वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए बोर्ड के लिहाज से। 13वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल उद्देश्य व संवेदना को समझाइए। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है, इस कहानी का जो की मूल संवेदना है, वो सभी बच्चों 12वें प्रश्न में जैसा कि दिया गया है कि वैचारिक जो अंतराल है, विचारों का जो अंतर है, वही इस कहानी का मूल उद्देश्य और संवेदना है। 14वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी में मानवीय मूल्यों के घिसने तथा सामाजिक विकास में बाधा डालने वाले तत्वों की व्यंजना हुई है। इस पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, आप सभी के लिए। 15वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 16वां, यशोधर बाबू अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 17वां प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने ही घर में बेचारे व असहाय हो चुके, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए। 18वां, वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, यशोधर बाबू की सोच के क्या कारण थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो बच्चों, जूझ जो कहानी है आनंद यादव की, इसका ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेखक के अंदर स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास कैसे पैदा हुआ, कैसे उसके अध्यापकों का सहयोग रहा, कैसे उसे पुनर्बलन दिया गया, कैसे 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 उसे आत्मविश्वास उसका बढ़ता गया, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी पढ़ के जाए। दूसरा प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले व इसके बाद लेखक के मन में अकेलेपन के प्रति धारणा में क्या बदलाव आया? बच्चों, जैसा कि जब लेखक विद्यालय नहीं जाता था, पाठशाला नहीं जाता था, उससे पहले जब उसके पिता के द्वारा उसे भैंस चराने के लिए खेतों पर भेजा जाता था, पानी मोड़ने के लिए भेजा जाता था, तो वो अकेलेपन का
आभास करता था, लेकिन जब से वो पाठशाला जाने लगा है और कविता के प्रति उसके मन में रुचि जगी है, तब से वो कुछ तुकबंदियाँ करता है। अकेले में रहकर वो कभी-कभी उन कविताओं को गाते-गाते नाचने लगता है, अपने आप से बातें करता है। अब उसे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर समझाइए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है बच्चों, लेखक सौंदलगेकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा, लेखक का पाठशाला में विश्वास क्यों बढ़ने लगा? पाठ के आधार पर समझाइए। बच्चों, जैसा कि लेखक विद्यालय गया था, तो जो कुछ शरारती बच्चे हैं उनके द्वारा उसे परेशान किया जाता है। दूसरी बात, जब उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं और उसे पिछली पाठशाला में बैठना पड़ता है, तो शुरुआत में उसका जो विश्वास है, उसका जो मन है, वो पाठशाला में नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे पढ़ने में उसकी रुचि बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसे सहयोग मिलता है, वैसे वैसे वो प्रेरित होकर कक्षा के जो कक्षा का जो मेहनती बच्चा है, कक्षा का जो बुद्धिमान बालक है, उससे प्रेरणा लेकर वह भी आगे बढ़ने लगता है और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती जाती है, पाठशाला में उसका मन लगने लगता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, लेखक के तड़पते मन में अंदर अंदर क्या विचार चलते रहते थे? पाठशाला जाने के लिए उसके मन में विचार चलते रहते थे। जैसा आपने देखा कि दत्ताजी राव के सहयोग से और माँ के सहयोग से लेखक को पुनः पाठशाला जाने का अवसर मिलता है। सातवां प्रश्न है, सारे गांव में लेखक का कोलू सबसे पहले क्यों शुरू होता था? बच्चों, जो लेखक है उसका कोल्लू गांव में सबसे पहले इसलिए शुरू होता था क्योंकि अगर जो गन्ने की फसल है उसको खेत में अधिक समय तक पकाया जाता है तो अच्छा गुड़ निकलता है। लेकिन जब फसल पककर पूरी तरह पककर तैयार होती है, कोल्हू पर जाकर गुड़ निकाला जाता है, अंत में उसके दाम कम हो जाते हैं। दाम बढ़ जाते हैं लेकिन गुड़ की मात्रा में कमी आ जाती है। प्रारंभ में जब गन्ने को ले जाकर कोल्हू पर पेला जाता है तो वहाँ पर उसके दाम भी अच्छे मिल जाते हैं, गुड़ भी अधिक मिलता है। इस कारण से उसका कोल्हू सबसे पहले शुरू होता है। आठवां प्रश्न है, मंत्री मास्टर की लेखक की कक्षा में क्या छवि थी? तो बच्चों, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नवा सौदलगेकर मास्टर की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए। अगला 10वां प्रश्न, लेखक को कैसे विश्वास हुआ कि कभी भी अपने जैसा ही मनुष्य होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 11वां है, लेखक के छात्र जीवन में आज के विद्यार्थियों को क्या शिक्षा मिलती है? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। लेखक ने किस प्रकार संघर्षपूर्ण जीवन में सफल होकर दिखाया? तो आज के विद्यार्थी प्रेरणा ले सकते हैं क्योंकि आज के विद्यार्थियों के सामने, बच्चों आपके सामने किसी प्रकार की कोई परिस्थितियां नहीं है जैसे कि लेखक के सामने थी। लेखक के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अपनी माँ और दत्ताजी राव के सहयोग से पिता को पढ़ाने के लिए सहमत करता है। अपना नियमित काम भी करता है, खेतों पर भैंस भी चराने जाता है। तो इस प्रकार के संघर्षपूर्ण जीवन में भी सफल होकर दिखाता है। तो बच्चों, आप सभी के माता पिता आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का जो पैसा है वो आपकी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। आप सभी को मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। 12वां प्रश्न है, गुरु विद्यार्थी के जीवन को किस प्रकार एक नई दिशा दे सकता है? जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों, जैसा कि वर्तमान समाज है और वर्तमान जो समय है, इस समय में गुरु और जो शिष्य के संबंध है उनमें गिरावट आई है। लेकिन प्राचीन काल में हम देखते हैं कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें गुरु और शिष्य के मधुर संबंध रहे हैं। जो गुरु है उन्होंने अपने शिष्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जिसमें आप द्रोणाचार्य जैसे गुरु को देख सकते हैं जो
अर्जुन को एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा देते हैं। और आप एकलव्य जैसे शिष्य भी आपने देखे हैं इतिहास में, जिन्होंने अपने गुरु की एक इच्छा पर अपना अंगूठा काट कर अपने गुरु को समर्पित कर दिया। तो एक गुरु जो हैं विद्यार्थी के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि वही उसका मार्गदर्शक होता है, वही उसका प्रेरणा स्रोत होता है। और जो गुरु है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है, और जो ज्ञान है वो एक शिष्य के अंधकारपूर्ण जीवन से उसे एक प्रकाश की किरण की ओर ले जाता है, अंधकार से बाहर निकालता है। कबीरदास जी ने जैसा कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो कबीरदास जी ने भी बताया है कि अगर ईश्वर और मेरे गुरु मेरे सामने मेरे समक्ष खड़े हो तो मैं सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करूँगा, क्योंकि मेरे गुरु के ज्ञान के द्वारा ही मैंने ईश्वर की प्राप्ति की है। इसलिए गुरु को प्रथम पूज्य माना जाता है। 13वां जो प्रश्न है बच्चों, जूझ आत्म कथात्मक अंश में युवक आनंद को संघर्षशील चित्रित किया गया है, सिद्ध कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। 14वां है, दत्ताजी राव ने लेखक की किस प्रकार मदद की, पाठ के आधार पर समझाइए। दत्ताजी राव ने लेखक की दोबारा पाठशाला जाने में मदद की। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए। जूझ कहानी के आधार पर दत्ताजी राव का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बच्चों, दत्ताजी राव वर्तमान समय में समाज के एक ऐसे वर्ग से संबंध रखते हैं जो कि शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएं हैं, जिन बालकों को शिक्षा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए दत्ताजी राव एक प्रेरक आदर्श पुरुष है। 16वां प्रश्न है, लेखक एक जुझारू योद्धा की तरह संघर्ष करके अपने जीवन को ऊंचा बनाता है, आप इसे कहाँ तक सहमत है, प्रमाण सहित सिद्ध कीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाएं। 17वां, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। दूसरा है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है। बच्चों, हमने देखा है अनेक प्रकार की सभ्यताओं का जन्म हुआ और उन सभ्यताओं में कहीं राजतंत्र की सत्ता थी तो कहीं धर्म की सत्ता थी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एक सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण दिया गया है, एक व्यवस्थित समाज का वर्णन है, एक व्यवस्थित समाज का एक आदर्श उदाहरण है। बच्चों, समाज बड़े ही व्यवस्थित तरीके से इस सभ्यता में निवास करता था। समाज का शासन था, न तो राजतंत्र था और न ही धर्म का शासन था। समाज स्वयं अपने आप को व्यवस्थित करता था, मुखिया के निर्देशों का पालन करता था। लोभ लालच की प्रवृत्ति इस समय के समाज में नहीं थी और बड़े ही सुंदर और विशाल शहरों का निर्माण समाज के लोगों ने मिलजुल कर किया है। तो सिंधु सभ्यता आधुनिक समय से भी बहुत ही ज़्यादा विकसित और एक आदर्श सभ्यता थी। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनाहुत समय का दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये टूटे फूटे जो खंडहर है ये हमारी प्राचीन संस्कृति और इतिहास की हमें जानकारियाँ देते हैं, और जब हम इन खंडहरों में पहुंचते हैं तो हमारा जो मन है उस समय की सभ्यता और संस्कृति का आभास करता है। बड़ा महत्वपूर्ण और इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों, आप सभी पढ़ के जाएं। दुनिया के 2 सबसे पुराने शहर कौन से माने जाते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये दुनिया के सबसे पुराने शहर माने जाते हैं बच्चों। इस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में इन 2 शहरों का वर्णन भी किया गया है। मोहनजोदड़ो का जो सिंधु सभ्यता का बड़ा विशाल शहर था उसका वर्णन पाठ में किया गया है।
ग्रिड प्लान किसे कहते हैं? आधुनिक शहर नियोजन में कौन कौन से शहर ग्रिड प्लान के अंतर्गत निर्मित हैं? बच्चों, ग्रिड प्लान आप सभी जानते हैं कि जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो एक व्यवस्थित शहर की रचना की जाती है। सड़कों के सहारे नालियों की समुचित व्यवस्थाएं की जाती है, ढकी हुई नालियाँ होती है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्थित शहर खुदाई में मिले हैं और वर्तमान समय में भी कई ऐसे शहर हैं जो इस ग्रिड प्लान के अंतर्गत विकसित किए गए हैं। छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए। मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जलकुंड की विशेषताएं लिखिए, ये भी आपके पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है। DKG हल्का की विशेषताएं लिखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। नौवां प्रश्न है, खुदाई में मिली नृत्य की मूर्ति के संबंध में पुरातत्वविद मार्टिमर वेलर ने क्या कहा है? नृत्य की जगह नर्तकी है बच्चों। आप सभी इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लें कि नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी उस नर्तकी की मूर्ति के संबंध में मार्टिमर जो वेलर है उसने क्या कहा है। या ये प्रश्न अथवा में भी आ सकता है बच्चों, आपके सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? तो आपके पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी पढ़ के जाएं। 10वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में लेखक ने क्या क्या देखा? महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 11वां प्रश्न है, कैसे कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी? 12वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 13वां है, कुलधरा कहाँ स्थित है? लेखक को मोहनजोदड़ो के घरों के खंडर में टहलते हुए किसकी याद आई? बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जैसलमेर में एक गांव है कुलधरा, जहां किसी कारणवश वहां के राजा से नाराज़ होकर जो उस गांव में निवास करने वाले सभी लोग थे वो अचानक से उन अपने अपने घरों को छोड़कर यथास्थिति में वहाँ से चले गए थे। आज जब उन घरों में जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे इस गांव के लोग काम करने के लिए बाहर गए हैं और शाम तक लौट कर आ जाएंगे। तो उन खंडरों को देखकर मोहनजोदड़ो के घर के जो खंडर है उनको टहलते हुए उस गांव की याद आ जाती है। मोहनजोदड़ो नगर की नालियों का घरों का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो के जो नगर है उसकी नालियाँ, जो उसके घरों की जो व्यवस्थाएं हैं, वही उस शहर की विशेषता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 15वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालन सभ्यता थी, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इस सभ्यता की खुदाई में हमें कृषि के कई उपकरण मिले हैं। हल के साथ साथ कुछ बीज भी, कपास, चावल, इनके साक्ष्य इस सभ्यता से मिले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालन सभ्यता थी। 16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग क्यों बताया गया है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे अन्य सभ्यताओं से अलग क्यों माना गया है? तो ये एक व्यवस्थित सभ्यता थी। बच्चों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी पढ़ के जाए। 17वां प्रश्न है, DKG हल्का में बने घरों की क्या विशेषताएं हैं, पाठ के आधार पर समझाइए। 18वां प्रश्न है, अतीत में दबे पांव, पाठ के आधार पर बताएं कि महाकुंड को पवित्र रखने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जाते थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए। 19वीं जो स्लाइड है, इस स्लाइड में अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न संवाद सेतु के, जिसमें आपके जनसंचार के जो माध्यम हैं उनके बारे में बताया गया है। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या हास्य हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो विशेषताओं को समझाइए। बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था कि जनसंचार के जो माध्यम हैं वो 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। एक प्रिंट मीडिया है, एक आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक आपके आधुनिक माध्यम है, आधुनिक मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया वगैरह आप सभी जानते हैं। तो उनमें से प्रिंट जो मीडिया है उनकी दो कोई कमियां आप बता सकते हैं। मैंने आपको बताया है, समझाया है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। चौथा है, एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं। 5वां है, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। छठा प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु किन किन
बातों का ध्यान रखना चाहिए। 7वां है प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं। 8वां एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं। 9वां हिंदी में वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। 10वां है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित माध्यम सबसे पुराना माध्यम है, समझाइए। मुद्रित माध्यम से आसे बच्चों प्रिंट मीडिया जो समाचार पत्र है, पुस्तिकाएं, पटी हुई छपी हुई जो सामग्री हमें पढ़ने को मिलती है वो सबसे पुराना माध्यम है। इसके बारे में आपको समझाना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, आप पढ़ के जाए। जनसंचार माध्यमों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप सभी इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करके जाए। 12वां प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को किस क्रम में लिखा जाता है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो सब उल्टा पिरामिड शैली है उसमें सबसे पहले आप इन्हें 3 भागों में बांट कर लिखते हैं कि इंट्रो, बॉडी और समापन। उल्टा पिरामिड शैली में जो 3 भाग है, इंट्रो, बॉडी, समापन, सबसे पहले आप उसका जो भी खबर है, जो भी समाचार है उसका परिचय देते हैं, महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में आप उसका विस्तार करते हैं और उसके बाद में अंत में सारांश उस समाचार का प्रस्तुत करते हैं। ये उल्टा पिरामिड शैली है, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले बताई जाती है शीर्षक के माध्यम से। 13वां प्रश्न है रेडियो टेलीविज़न समाचार की भाषा व शैली के विषय में बताइए। 14वां प्रश्न है समाचार लेखन व 6 ककार का संबंध बताइए। 6 ककार क्या है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी जो घटना है जो घटित हुई है जिससे संबंधित जो समाचार प्रस्तुत किया जाता है उसमें कहाँ, कब, कैसे, क्यों, इस प्रकार के ये जो 6 ककार हैं, इन 6 ककारों का समाचार लेखन में बड़ा महत्व है। आपको पढ़ के जाना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संपादकीय लेखन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आपको पढ़ के जाना है। टीवी खबरों के विभिन्न चरण समझाइए। 17वां है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता पर प्रकाश डालिए। 18वां प्रश्न है श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टेलीविज़न में से सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है। बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी पढ़ के जाएँ। 19वां है टीवी जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम पर इसकी कुछ कमियां भी है, बताइए। रेडियो समाचार की सीमाएं लिखिए। 21वां प्रश्न है पत्रकार की बैसाखियाँ कौन सी है, ये क्या काम करती है। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22वां है पत्रकारिता के अन्य आयाम कौन से हैं। 23वां वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। 24वां है रेडियो टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, समझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप सभी पढ़ के जाए। बच्चों आप सभी के एक फीचर आता है और इसके लिए कुछ प्रश्न भी आते हैं, जैसे ये संवाद सेतु में जो आपके पूछ सकते हैं। फीचर का प्रारंभ कैसे होता है, फीचर क्या है, फीचर और समाचार में 3 अंतर समझाइए। फीचर की आवश्यकता क्यों होती है, फीचर लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फीचर लेखन के तत्व क्या है, फीचर लेखन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, फीचर लेखन की विशेषताएं क्या है, फीचर का महत्व समझाइए। यह आपके कुछ महत्वपूर्ण 8 प्रश्न हैं जो कि आपके संवाद सेतु में जो प्रश्न दिए गए हैं जनसंचार के माध्यम उनमें आपके दे सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण फीचर भी हैं जो आपके आ सकते हैं। फिल्म जगत की शान अमिताभ बच्चन, रेल दुर्घटना, जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, राष्ट्र उत्थान में युवाओं की भूमिका, कटते जंगल घटते मंगल, शैक्षणिक भ्रमण, मोबाइल केंद्रित जीवन, शिक्षा का बदलता स्वरूप, महिलाओं के बढ़ते कदम, भ्रष्टाचार देशद्रोह का पर्याय, नई पीढ़ी के घटते संस्कार, महंगाई डाइन का बढ़ता आतंक, युवाओं में बढ़ती फैशन परस्ती, पर्यटन का महत्व। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फीचर है बच्चों जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ जिसमें आपके महत्वपूर्ण आलेख है और ये आप पढ़ के जाएं। खेलों की ओर बढ़ता खेलों की ओर बढ़ता रुझान। बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप रुझान कर लेना। जो रुझान है खेलों की तरफ किस प्रकार बढ़ रहा है बच्चों का, उस पर एक आलेख आपको तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपके आलेख लेखन किसे कहते हैं और आलेख के अंग बताइए। सेकंड प्रश्न है आपका आलेख लेखन किसे कहते हैं, आलेख के अंग बताइए। तीसरा है आलेख लेखन के समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रेष्ठ आलेख के गुण बताइए। आलेख और फीचर में
अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपके 5 ऐसे प्रश्न हैं जो आलेख से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ये आपके जनसंचार के माध्यमों में पूछे जा सकते हैं। और अब कुछ महत्वपूर्ण आलेख है बच्चों जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, खाद्य पदार्थों में मिलावट एक चुनौती, स्त्री शिक्षा का महत्व, आतंकवाद, बाल श्रम व उपेक्षित बचपन, उपेक्षित वृद्धावस्था, नशे की लत से जकड़ता युवा वर्ग, शिक्षा का निजीकरण, अंतरिक्ष पर भारत का दबदबा, भारतीय क्रिकेट का सरताज सचिन तेंदुलकर, नारी तू नारायणी, बेरोजगारी की समस्या। यह आपके पाठ के कुछ महत्वपूर्ण आलेख है बच्चों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों देखा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला हम लेकर आए थे आपके लिए वो अब समाप्त हो चुकी है। आप सभी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहे, क्योंकि अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत, वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ। तो बच्चों, हमें वो दौर लेकर आना है जो हमारा होगा, सिर्फ हमारा होगा। तो अंत में आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो बच्चों, अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। ये इस पाठ की महत्वपूर्ण मैराथन क्लास थी। आप सभी अच्छे से अध्ययन करके जाए। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे परिणाम सभी को प्राप्त हो। मेरे जो प्रिय विद्यार्थी हैं उनके चेहरों पर इस वीडियो को देखने के बाद में हंसी और एक मुस्कान व्याप्त हो। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षा के लिए, और मेरा दिल से आशीष आप सभी के लिए। धन्यवाद।